हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर लेकर चलते हैं जिसका नेम है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेक्निकली थोड़ा कॉमर्स स्टूडेंट्स, थोड़ा अकाउंट से मिलता जुलता है। ये आर्ट स्टूडेंट्स में जिनके पास ही रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है उनको समझने में। कोशिश करेंगे हम इसको पूरी अच्छी तरह डिटेल में आपको बात बताएं। देखिए, हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। क्या होता है व्यापार में? वस्तुओं का निर्यात आयात, सेवाओं का आयात निर्यात, और भी चीजें अभी बताएंगे हम आपको। तो ये सारा जो आयात निर्यात होगा, सिंपल स्टूडेंट तो बोलते हैं जी आयात निर्यात का अंतर हो गया। नहीं, भुगतान शेष के अंदर अकाउंट्स की तरह हर देश एक निश्चित समय के हिसाब से, चाहे वो साल का हिसाब हो या 6 महीने का हिसाब हो या 3 महीने का हिसाब हो, एक हिसाब किताब बनाता है। जैसे सरकारी बजट बनता है, ऐसे ही विदेशी व्यापार का भी एक खाता बनता है। भुगतान शेष एक तरह से एक खाते की तरह से, खाता मतलब अकाउंट, अकाउंट का मतलब पैसा आया पैसा गया। व्यापार में भी तो यही होता है। विदेशी व्यापार में निर्यात करते हैं, पैसा आता है, आयात करते हैं, पैसा देना होता है। विभिन्न तरह के आयात निर्यात है, वस्तुओं का है, सेवाओं का है, और तीसरा पूंजी का है। इनको हम सौदे कहते हैं। वस्तुओं का लेन देन, सेवाओं का लेन देन, पूंजी का लेन देन, ये सौदे हैं, ट्रांजैक्शंस। हर देश एक निश्चित समय में उसके लोग, उसके निवासी दूसरे देशों से सौदे करते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का। इन सारे सौदों का एक विवरण खाते के रूप में आता है। याद रखिए, अकाउंट्स के रूप में आता है। अकाउंट में को हमें देखना है कि एक निश्चित समय, यानी साल, एक साल लीजिए आप, कि एक साल में कितना पैसा देना है, कितना आना है, या कितना आ रहा है, कितना देना है, तो उसका एक अकाउंट बनता है। या कितना दिया, कितना मिला। भुगतान शेष खाता क्या है समझिए। एक देश के लोग अन्य देशों के साथ साल भर के अंदर जितने भी सौदे करते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, उन सौदों का एक खाता, एक डिटेल बनकर सामने आती है, खाता बनकर आता है। उस खाते का नाम है भुगतान शेष। इसे भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, लेकिन हम इसे पूरा नाम दे सकते हैं भुगतान शेष खाता। बोला भुगतान शेष जाता है, लेकिन होता असल में ये खाता है, यानी अकाउंट होता है। हर देश बनाता है, हर साल बनाता है, सारे सौदों का एक विवरण तैयार करता है। हमने लिखा एक देश के निवासियों द्वारा, और एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच, यानी हमारे देश के लोग और दूसरे देशों के लोगों के बीच सभी प्रकार के सौदे। याद रखिए, हमने बोला है सभी प्रकार के सौदे। सभी प्रकार का मतलब हर तरह का लेन देन का एक विवरण है, ये एक डिटेल है, ये खाता है, ये कि एक देश के लोग दूसरे देशों से कितना लेन देन कर रहे हैं, उसे हम नाम देते हैं भुगतान शेष। यानी कुल मिला के आपको आइडिया लग गया कि भुगतान शेष में सौदे होते हैं, अकाउंट बनता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अकाउंट बनता है पूरा। एक तरफ पैसा आता है, एक तरफ पैसा जाता है, यानी आयातों से पैसा जाता है, निर्यातों से पैसा आता है। निर्यात में पैसा आ रहा है, आयात में पैसा जा रहा है, लेकिन किस चीज का? 3 चीजों का। 3 तरह के सौदे हैं इसमें। दृश्य मदे, वस्तुएं, मशीनें, अनाज, कपड़ा, यंत्र, औजार, जो कुछ भी है जो दिखता है वो दृश्य मदे, वस्तुओं का आयात और निर्यात। सेवाओं का आयात निर्यात, अदृश्य मदे। 4 तरह की सेवाएं मेनली आती हैं, यातायात, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन। और तीसरी चीज है पूंजी का लेन देन। पूंजी का लेन देन मतलब ऋण लेना देना, निवेश करना करवाना। हमारा देश के लोग दूसरे देशों में निवेश करते हैं, वो यहां निवेश करते हैं, हम ऋण देते हैं, ऋण लेते हैं। पैसे के रूप में जो लेन देन है वो पूंजीगत सौदे हैं, और वस्तुओं का सौदा है, सेवाओं का सौदा है। BOP की 3 मदें हैं, याद रखिए। वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, पूंजी का लेन देन। सेवाओं में ये सिर्फ 4 सेवाओं का ही लेन देन होता है, याद रखिए। वस्तुओं में हर तरह की वस्तु है, और पूंजी सौदों में ऋण लेना देना, निवेश करना कराना, इसके अलावा सोने का लेना देना, सोने का स्टॉक वगैरह भी
पूंजी के सौदों में ही आएगा, याद रखिएगा इसको। तो भुगतान शेष एक खाते के रूप में शामिल होता है, इसीलिए हम आगे आपको बताते हैं कि भुगतान शेष खाता होता है ये। अगर कल को भुगतान शेष है या भुगतान शेष खाता है तो मीनिंग एक ही रहेगा। भुगतान शेष खाता दो पक्ष के रूप में है। एक मैंने बताया अभी आपको, लेनदारी पक्ष, हम इसे क्रेडिट साइड कह सकते हैं, जहां विदेशों के रूप में पैसा आएगा, जहां भी विदेशी मुद्रा में पैसा आएगा वो लेनदारी है। चाहे उधार लेके भी आए वो लेनदारी है। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड है, लेनदारी पक्ष। निर्यात करते हैं, पैसा आता है, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का आया निर्यात। हमारे देश में निवेश आएगा, ऋण आएंगे, पैसा आएगा, लेनदारी है। यही पूछा जाना है आपसे कि देश मशीनरी खरीद रहा है या बेच रहा है। खरीद रहा है तो पैसा देना है, वो डेबिट साइड है, देनदारी। निवेश विदेशी हमारे देश में कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड है, पैसा आ रहा है। अगर हमारे देश के लोग दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं, हमारे से पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड है। हम मशीनें खरीद रहे हैं तो डेबिट साइड है, बेच रहे हैं पैसा आएगा, क्रेडिट साइड है। ये साइड याद रखनी है आप। जहां भी विदेशी मुद्रा आएगी वो लेनदारी पक्ष है, जहां पैसा जाएगा वो देनदारी पक्ष है। पूरे भुगतान शेष खाते में दो पक्ष बने होते हैं, एक लेनदारी का, एक देनदारी का। लेकिन यह भुगतान शेष खाता जो बनकर आता है उसकी खासियत यह है कि यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। कॉमर्स स्टूडेंट्स को इसका पता होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब यह होता है कि लास्ट में खाता बराबर होता है। बजट के चैप्टर में भी सरकार बजट बनाती है, घाटा होता है, बराबर कर लेती है। ऐसे ही भुगतान शेष का भी खाता हमेशा लेखांकन की दृष्टि से लिखा हुआ है, लेखांकन की दृष्टि से बराबर रहता है। लेखांकन मतलब अकाउंट्स के हिसाब से, वैसे जनरली होता नहीं है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से ये इक्वल होता है, संतुलन में होता है हमेशा। प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरिकली अकाउंट एंट्री के हिसाब से। तो भुगतान शेष खाते की खासियत यही है कि इसमें दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लास्ट में आकर क्रेडिट डेबिट बराबर ही हो जाता है, चाहे उधार लेकर ही बराबर हो, लेकिन होता हमेशा बराबर है। यह आपको ध्यान रखना है। अभी खास बात कि भुगतान शेष खाता हमेशा बराबर रहता है। और तीसरी बात यह कि ये जो सौदे हैं, तीन वस्तुओं के, सेवाओं के, पूंजी के, ये विभिन्न 5 श्रेणियों में डिवाइड होते हैं। इनको हमें ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। जैसे वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का है, एक दान उपहार अंतरण का है, एक पूंजी के सौदे हैं। इसलिए ये पूरा जो भुगतान शेष का खाता है, हम आपको डिटेल में लेकर चलेंगे कि भुगतान शेष का जो पूरा खाता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है बीओपी का चालू खाता और दूसरा होता है बीओपी का पूंजी खाता। इस चैप्टर के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दो खाते हैं, बीओपी का चालू खाता और बीओपी का पूंजी खाता। टोटल है भुगतान शेष खाता, जो आगे डिवाइड हो जाता है दो खातों में, बीओपी का चालू खाता और बीओपी का पूंजी खाता। तो आप याद रखिए, हमारा टॉपिक बीओपी है, उसका खाता है, और उसमें दो अलग खाते बनकर बाद में बन चलते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। इसकी डिटेल हम आगे चलकर समझेंगे। तो बीओपी क्लियर होता है, एक देश के अंदर, एक साल के अंदर जो भी सौदे हैं उनका विवरण भुगतान शेष। लेकिन हम आपको एक टॉपिक और बताते हैं, व्यापार शेष, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऊपर हमने किया है बीओपी, अब है बीओटी, भुगतान व्यापार शेष, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्चुअली पूरे खाते में सबसे ज्यादा लेन देन होते हैं वस्तुओं के, दृश्य मदों के। तो खाते में 3 हिस्से हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का। ज्यादा लेन देन होता है वस्तुओं का, तो वस्तुओं के पूरे हिस्से का नाम अलग से रखा जाता है व्यापार शेष। यानी व्यापार शेष में उस हिस्से में हम सिर्फ दिखाते हैं कि एक देश में एक निश्चित समय में वस्तुओं यानी दृश्य मदों के आयात और निर्यात में क्या डिफरेंस है।
सेवाओं छोड़ दीजिए, पूंजी छोड़ दीजिए, सिर्फ वस्तुओं की बात होती है। बीओपी और बीओटी में डिफरेंस यही है कि बीओपी में सभी सौदे आएंगे, लेकिन व्यापार शेष में एक निश्चित समय में सिर्फ दृश्य मदों के आयात और निर्यात मूल्य का अंतर आएगा। इसमें सिर्फ दृश्य वस्तुएं आती हैं। इसमें क्या क्या आता है आपने पढ़ा अभी, वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, क्योंकि सबसे मेन बात है बीओपी और बीओटी का अंतर क्या है। बीओपी सभी सौदों का विवरण है, 3 मदें हैं। बीओटी में सिर्फ एक है वस्तुएं, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात। हालांकि ध्यान रखिए बीओटी बीओपी का ही हिस्सा है, क्योंकि बीओपी में भी वस्तुएं आती हैं, सेवाएं आती हैं, पूंजी आती है। बीओटी में सिर्फ वस्तुएं आती हैं, उसी का एक हिस्सा है ये याद रखिए। अभी हम आगे आपको थोड़ा सा अंतर भी डिटेल में बात करेंगे। तो बीओटी वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का अंतर है, ऊपर का हिस्सा है। तो यह अनुकूल भी हो सकता है कि निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो। जब निर्यात ज्यादा हो, वस्तुओं के आयात कम हो, तो वो अनुकूल है। प्रतिकूल भी हो सकता है। आयात को हम M से दिखाते हैं, आयात को M से, निर्यात को X से। अनुकूल है तो इसका मतलब होता है X ज्यादा है Y से, X मीनिंग एक्सपोर्ट और M मीनिंग इंपोर्ट। तो अनुकूल होने का मतलब है कि निर्यात ज्यादा है आयात से। प्रतिकूल होने का मतलब है कि आयात ज्यादा है निर्यात से, और संतुलित होने का मतलब है X और M बराबर है। अनुकूल निर्यात ज्यादा है आयात से, प्रतिकूल आयात ज्यादा है निर्यात से, संतुलन मतलब दोनों बराबर है। व्यापार शेष अनुकूल प्रतिकूल संतुलित होगा, लेकिन भुगतान शेष हमेशा संतुलित होगा, ये याद रखिए। भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है, व्यापार शेष में ऐसा नहीं होता है। वो अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है, संतुलित भी है। मुख्य तौर पर अंतर आपके दिमाग में आ गया होगा कि भुगतान शेष में दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी सौदे तीनों शामिल हैं, लेकिन व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदें। भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहेगा, लेकिन व्यापार शेष का संतुलित होना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि भुगतान शेष एक व्यापक धारणा है, बड़ी धारणा है, लेकिन व्यापार शेष एक छोटी धारणा है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक भाग है। इस बात को याद रखिए कि बीओटी बीओपी का ही भाग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बीओपी है व्यापक धारणा है, लेकिन बीओटी संकुचित है, छोटी चीज है, क्योंकि इसमें सिर्फ शामिल है वस्तुएं। जबकि बीओपी व्यापक है, उसमें वस्तुएं भी हैं, सेवाएं भी हैं, पूंजी भी है। तो ये है मुख्य तौर पर 2 टॉपिक, बीओपी और बीओटी, इनमें अंतर, इनका मीनिंग हमने बताया। आगे इस चैप्टर की और नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।